सुपर पावर एक ऐसा वर्ड जिस वर्ड को सुन के हम सबके माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ और थॉट्स जनरेट होते हैं। अब शायद उनमें से एक जो कॉमन वर्ड जो सबके दिमाग में आता है वो है अमेरिका, जिसको आज हम सुपर पावर के नाम से जानते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये जनरेट होता है कि क्या ये अमेरिका हमेशा से ही एक सुपर पावर था। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट कि जिस ब्रिटेन का गुलाम किसी वक्त में इंडिया भी हुआ करता था, उसी ब्रिटेन ने अमेरिका पे भी एक समय के लिए कब्ज़ा किया था। यानी कि अमेरिका भी एक टाइम पे ब्रिटेन के अंडर में आता था, और वही अमेरिका जिसको आज हम सुपर पावर के नाम से जानते हैं। तो मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा अमेरिका में जिसके थ्रू आज अमेरिका की इकोनॉमी प्लस मिलिट्री पावर और सब कुछ अमेरिका का काफ़ी अच्छा है, और हम उसे एक सुपर पावर का नाम दे देते हैं। तो हुआ क्या होगा, सेम एज़ इंडिया काफ़ी सारे रेवोल्यूशन हुए थे अमेरिका में। तो अभी जो रेवोल्यूशन है ना, क्रांति, ये किसी भी कंट्री के इतिहास में, उसकी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यही सेम कंडीशन अमेरिका पे भी अप्लाई होती है कि अमेरिका की जो हिस्ट्री में जो रेवोल्यूशन हुआ था आज़ादी के लिए, जिसको आज हम अमेरिकन रेवोल्यूशन या फिर अमेरिकी क्रांति के नाम से जानते हैं, इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अमेरिका की हिस्ट्री में। सो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं अपने इस पूरे वीडियो में। सो इस पूरे वीडियो में मेनली हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो अमेरिका था उसके मतलब कॉन्क्यूरिंग से लेके जब वो ब्रिटेन के अंडर में था तब से लेके जब जितने भी उसके अंदर नेविगेशन एक्ट पास हुए और जितनी भी चीज़ें हुई थी ना, जितने भी नेक्स्ट स्टेप्स लिए गए थे उस रेवोल्यूशन के दौरान, उन सबको हम पढ़ने वाले हैं अपने इस कंप्लीट सेशन में, दैट इज़ ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज गाइस। अमेरिकन रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारा अमेरिका है आज के टाइम में वो कैसा है। मतलब अगर हम उसके करेंट कंडीशन को जान पाएंगे तो हम पास्ट और प्रेजेंट में कंपैरिजन देख पाएंगे, कंडीशन में चेंज देख पाएंगे, जिससे हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि अमेरिका की करंट कंडीशन क्या है। हम उसको सुपर पावर कहते हैं, लेकिन व्हाई इज़ अमेरिका कॉल्ड सुपर पावर, क्वेश्चन ये जनरेट होता है। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज़ अमेरिका एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सुपर पावर। सो व्हाई इज़ अमेरिका नोन एज सुपर पावर, हमारा क्वेश्चन ये था। तो अभी हमें देखना है कि अमेरिका की करंट कंडीशन कैसी है। तो अमेरिका उन कंट्रीज़ में से एक है जो कंट्रीज़ किसी पॉइंट पे ना पूरे वर्ल्ड में रैंक्स गेन करती हैं। उनमें से एक नाम और है, उसमें एक नाम आता है इंडिया का, चाइना का, और एक जो इम्पॉर्टेंट नाम जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अमेरिका का। सो अब हम देखें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन के बेसिस पे पॉपुलेशन देखें तो अमेरिका में 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 32.95 करोड़ की पॉपुलेशन है इन अमेरिका, जो कि पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक गेन करती है। अमेरिका इज़ दी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे आफ्टर चाइना एंड इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट रैंक जो आती है वो आती है अमेरिका की, यानी कि यूएसए की। नाउ द सेकंड पॉइंट हम रख सकते हैं, दैट इज़ ऑफ साइज़, यानी कि जोग्राफिकल साइज़ कितना है अमेरिका का। सो दैट इज़ 9.834 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, विच ऑल्सो गेन्स द थर्ड रैंक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो साइज़ के बेसिस पे भी जो अमेरिका है वो थर्ड रैंक गेन करता है आफ्टर द रशिया एंड कनाडा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट रख सकते हैं लोकेशन का। जो अमेरिका की लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमेरिका को एक सुपर पावर बनाने में। कैसे? क्योंकि जो अमेरिका की लोकेशन है ना वो दो ओशियंस में काफ़ी ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करती है। वो दो ओशियंस हैं, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन दो काफ़ी बड़े ओशंस में अमेरिका की बाउंड्री शेयर होती है। तो यू कैन सी हियर कि अमेरिका की जो लोकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी जगह पे है। फिर अब हम देखिए नेक्स्ट थिंग, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी कंट्री, मतलब हर कंट्री में इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन या फिर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। सो अमेरिका की बात करें, सो अमेरिका में 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सो इकोनॉमी जो है 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दैट इज़ $20.93 ट्रिलियन इसकी जीडीपी है ऑफ दैट ईयर 2020 टू 2021। इस पूरे एक साल में जो जीडीपी है अमेरिका की वो है कितनी, $20.93 ट्रिलियन। एंड फिर हम बात करें मिलिट्री की। मिलिट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमेरिका को जब भी हम अमेरिका के बारे में स्टडी करते हैं ना तो उसमें एक पॉइंट ज़रूरी ऐड होता है, दैट इज़ ऑफ मिलिट्री, क्योंकि हमेशा से ही जो अमेरिका की मिलिट्री रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। सो अमेरिका की मिलिट्री 2020 और 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $778 बिलियन की जीडीपी आती है अमेरिका की मिलिट्री की। सो ये तो बात हो गई कि वाई इज़ अमेरिका कॉल्ड एन सुपर पावर। तो इतने सारे रीजंस हैं अमेरिका के सुपर पावर कहलाने के।
सो अब यहाँ पे आप देखो तो इसमें मेनली आप में से कई लोगों को डाउट हुआ कि व्हाट इज़ दिस जीडीपी, ये जो जीडीपी वर्ड है ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो होते हैं ना जीडीपी है, जीएनपी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना, छोटे छोटे की टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको समझना ज़रूरी होता है बड़े पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन को समझने के लिए। जो जीएस पेपर्स में सीएससी, एनटीएससी, एसएससी, मतलब काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस हैं, अगर हम उन्हें देने जाते हैं तो उसमें काफ़ी बड़े पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं। उस क्वेश्चन में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनका यूज़ किया जाता है, तो इन टर्म्स की मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ जीडीपी। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया कि व्हाई इज़ अमेरिका नोन एज सुपर पावर। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑफ जीडीपी। अभी जीडीपी होती क्या है, तो जीडीपी की पहले फुल फॉर्म से शुरू करें तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। सो अब जीडीपी का काम क्या होता है एंड आखिर जीडीपी होती क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म। सो अब यहाँ पे जो जीडीपी होती है ना किसी भी कंट्री की, वो जीडीपी होती है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो उस कंट्री की सेल्स है पर ईयर, पूरे ईयर की जितनी भी सेल्स होती हैं उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। सो अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि डोमेस्टिक क्या होता है, घरेलू उत्पाद। सो घरेलू मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो सेल्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्स की, है ना, मतलब किसी भी सामान की सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा मार्कर है, अगर ये 100 का होगा, है नहीं, बट जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर ये 100 का है और मैंने उसे 50 बेच दिए तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ऑफ कोर्स 5000। जो 5000 मुझे मिले वो क्या हो गई, उसे हम कह सकते हैं कि वो जीडीपी है। लेकिन अगर यहाँ पे बात आती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि ओनली प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन इंडिया, जो इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इंडिया में ही रह रहे हैं और इंडिया में ही सब कुछ कर रहे हैं, बट हम सामान कहाँ का खरीद रहे हैं, किसी और कंट्री का। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ का सामान खरीद रहे हैं, चाइना का सामान खरीद रहे हैं, तो जीडीपी किसकी इंक्रीज़ होगी, चाइना की इंक्रीज़ होगी, इंडिया की इंक्रीज़ नहीं होगी। सो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब जीडीपी कैसे इंक्रीज़ होती है किसी कंट्री की। और जीडीपी का इंक्रीज़ होना मतलब होता है कि उस कंट्री में सेल्स बढ़ रही है, उस कंट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब ये जो जीडीपी होता है किस किस फैसिलिटीज़ पे बेस्ड है, फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है इंडस्ट्री और थर्ड है सर्विस। सो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगा कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं विच इज़ मेड इन इंडिया, तो उसकी भी जीडीपी जुड़ती है किसमें, जब जीडीपी को काउंट किया जाता है उसकी भी उसका भी प्राइस जुड़ता है, उसकी भी सेल्स जुड़ती हैं। फिर है इंडस्ट्री, कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में बन रहा है बट इन इंडियन इंडस्ट्री, उसकी भी सेल्स को जोड़ा जाता है किसमें, जीडीपी में। कोई भी सर्विस हम ले रहे हैं विच इज़ फ्रॉम इंडिया, चाहे वो हॉस्पिटलिटी सर्विस हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो या फिर कोई और, तो अगर वो सारी सर्विसेज, ये सारे इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इन सब की सेल्स को जब हम काउंट करते हैं ना पर ईयर के अकॉर्डिंग, उसे ही हम कह देते हैं जीडीपी, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे एक नाम आ रहा है, इकोनॉमिस्ट सिमोन काजलेट। सो ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीडीपी का यूज़ किया था, किसकी जीडीपी फाइंड करने के लिए, अमेरिका की ही जीडीपी फाइंड करने के लिए सबसे पहली बार यूज़ किया गया था जीडीपी का बाय इकोनॉमिस्ट सिमोन काजलेट। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हो सकता है कि एग्जाम्स में आ जाइए, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। सो अभी हम यहाँ पे जीडीपी की बात कर रहे हैं, देन व्हाट इज़ द जीडीपी ऑफ इंडिया, इंडिया की करेंट जीडीपी क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दी 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 145.69 लाख करोड़, ये किसकी, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है 2020 की, ओके। ये 2020 यानी कि 2019 से 2020 के बीच में जो पूरे साल की जो जीडीपी थी वो कितनी थी, कुछ ये थी 145.69 लाख करोड़। पर अब हम बात करें कि 2021 की जीडीपी क्या थी, 2020 से 2021 के बीच की, सब वो थी 135.13 लाख करोड़। ये कुछ जीडीपी है जो अभी इस साल की आई, यानी कि 2021 की आई है। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है जीडीपी में हमारे कंट्री की। 2020 में 145 लाख करोड़ तक थी और 2021 में 135, यानी कि 10 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ की यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अभी डिक्रीमेंट क्यों हुआ होगा, ड्यू टू दी सेल्स एनालिसिस। जो सेल्स हो रही है ना वो यहाँ पे कंट्री में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की सेल्स कम हो रही होंगी। इंडस्ट्रियल सर्विसेज मतलब आप यहाँ पे इंडिया के लोगों ने इंडिया से ज़्यादा बाहरी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया होगा, तो सेल्स किसकी बढ़ रही होंगी, उसी कंट्री की।
जिस कंट्री का हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट का रीज़न क्या है? ड्यू टू दी सेल्स ही नहीं हो रही हैं हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स की। तो ये तो बात हो गई हमारी जीडीपी की। तो अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे? अमेरिकन रेवोल्यूशन में। तभी हमने किसकी जीडीपी देखी? अमेरिका की। तो अमेरिका की जीडीपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कितनी थी? $20.93 ट्रिलियन। $20.93 ट्रिलियन की जीडीपी थी। किसमें? अमेरिका की इकोनॉमी की, जो हर साल फाइंड आउट होती है और हर साल के नए नए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जीडीपी चेंज होती रहती है। सो अब हम आते हैं हमारे करेंट टॉपिक अमेरिकन रेवोल्यूशन पे। अमेरिकी क्रांति यानी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड था ना, मतलब एक टाइम हुआ होगा जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और एक टाइम पे रेवोल्यूशन एंड हो गया होगा। तो जो टाइम पीरियड था ये कुछ 20 ईयर्स अप्रॉक्स था, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का था। दैट इज़ 1765 से 1783 के बीच का जो टाइम पीरियड था ना, ये पूरा अमेरिकन रेवोल्यूशन था। लेकिन अब इसमें 1765 से वो स्टार्ट हुआ और 1783 पे ओवर हो गया। इसी के बीच में जो इंडिपेंडेंस का रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस का भी एक रेवोल्यूशन बीच में हुआ था, उसका टाइम पीरियड था कुछ 15 ईयर्स का, यानी कि 1775 से 1783 के बीच में जो मेन रेवोल्यूशन था उसने पार्ट लिया था। अभी 1775 और 65 यानी कि इन 10 साल के बीच में क्या क्या हुआ था? काफ़ी सारे नेविगेशन एक्ट पास हुए थे, काफ़ी सारे नए नए लॉ बने थे। किसके थ्रू? ब्रिटेन के थ्रू। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो इंडिपेंडेंस का रेवोल्यूशन, ये तो हो गया इसका टाइम पीरियड। अब ये जो रेवोल्यूशन था ये किसके बीच में था? ये रेवोल्यूशन दो टीम्स के बीच में था। पहला था अमेरिकन्स और न्यू फ्रांस यानी कि न्यू फ्रांस जब हम देखेंगे ना अमेरिका का मैप, करंट में नहीं, जब कॉलोनाइज्ड वाला, आई विल शेयर अ पिक्चर आफ्टर दिस। अमेरिकन्स और न्यू फ्रांस में रहते थे नेटिव लोग या फिर रेड इंडियंस हम उनको कहते हैं। रेड इंडियंस या फिर अमेरिकन नेटिव्स। तो ये जो लोग थे यानी कि अमेरिका के ही थे। ये जो अमेरिकन्स थे और जो न्यू फ्रांस के लोग थे, इनका ये किसके अगेंस्ट में थे? इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन के लोग प्लस लॉयल्स क्या होते हैं? जो है तो अमेरिका के ही, बट वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? इंग्लिश पार्टीज़ यानी कि ब्रिटेन की पार्टीज़ को। ये दोनों अपोनेंट टीम्स हैं जिनके बीच में क्या था? ये रेवोल्यूशन था। अमेरिकन्स अगेंस्ट कर रहे थे, मतलब किसके अगेंस्ट थे? इनके द्वारा पास किए गए लॉज और कानून और जितने भी एक्ट इन्होंने पास किए, इसके अगेंस्ट इनका रेवोल्यूशन था, इनसे इंडिपेंडेंस पाने के लिए। नाउ 13 कॉलोनीज वर फॉर्म बाय ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन थी उसने अमेरिका में कितनी कॉलोनीज फॉर्म की थी? 13 कॉलोनीज। टोटल 13 कॉलोनीज बनाई गई थी ब्रिटेन के द्वारा पूरे अमेरिका में। यू कैन सी अ पिक्चर ओवर योर स्क्रीन। इसमें आप देख सकते हो जितना भी ये पोर्शन है ना, हाईलाइटेड पोर्शन, ये सारा पोर्शन क्या है? 13 कॉलोनीज हैं जो फॉर्म की थी किसने? ब्रिटेन में इन अमेरिका। मतलब इतना तो देख के समझ में आ गया कि जो पूरा अमेरिका था ये पूरा अमेरिका अंडर में नहीं था। 13 कॉलोनीज तो बन गई थी, मतलब रूल जो था वो पूरे अमेरिका में लगभग चलता था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो उसके अगेंस्ट में थे, काफ़ी सारे लोग जो लॉयल्स थे ये इनके सपोर्टर्स थे, मतलब दे वांट देम टू रूल, और ये अपनी ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट में थे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था? किसके अगेंस्ट में था? अब यहाँ पे कितनी कॉलोनीज फॉर्म हुई थी? अब हम देखें तो यहाँ पे होने क्या वाला है? रेवोल्यूशन होने वाला है। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। रेवोल्यूशन कोई ऐसा काम नहीं है कि हम रात में सोए और सुबह उठ के हम रेवोल्यूशन पे जा रहे हैं कि रेवोल्यूशन के पीछे ना कई सारे कारण होते हैं, बहुत सारे इन्फिनिटी रीजंस होते हैं रेवोल्यूशन के पीछे। कोई भी रेवोल्यूशन ऐसे नहीं किया जाता। सेम कंडीशन ऑफ कोर्स विथ अमेरिका। जो अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ था इसके पीछे काफ़ी सारे कारण थे। जो मेन रीजंस थे ना अमेरिकन रेवोल्यूशन के पीछे, हम उनको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ नेविगेशन एक्ट्स भी हैं और कुछ मेन रीजंस हैं। एंड ऑफ कोर्स किसी भी रेवोल्यूशन में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं फिलोसोफर्स और थिंकर्स। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था, जॉन लॉक, मोंटेस्को या फिर रूसो, ये सारे क्या थे? फिलोसोफर्स थे जो आइडियाज़ दिया था उन्होंने किसको? थर्ड स्टेट के लोगों को, टू रेज देयर वॉइस। तो सेम यहाँ पे भी अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी है। चलो हम कुछ रीजंस देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशंस में यहाँ पे कुछ 3 मेन पॉइंट्स थे। एक और हम चौथा पॉइंट जोड़ सकते हैं, दैट इज नेविगेशन एक्ट्स। तो अभी सब है क्या है, इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मेन 3 जो रीजंस थे। फर्स्ट रीज़न क्या था? पॉलिटिकल रीज़न, यानी कि पॉलिटिकल रीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जो रेवोल्यूशन के पीछे का
जितने भी रीज़न है उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पॉलिटिकल रीज़न। अब पॉलिटिकल मतलब क्या हो गया, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया। तो अब यहाँ पे अमेरिका में रूल किसका चल रहा था, ब्रिटेन का चल रहा था। तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो रूलर्स होंगे वो कहाँ के होंगे, ब्रिटेन के होंगे। एंड वन मोर थिंग, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था ना, इसके टाइम पीरियड में जो यहाँ का रूलर था वो था किंग जॉर्ज थर्ड, किंग जॉर्ज थर्ड। ठीक है, किंग जॉर्ज थर्ड यहाँ का रूलर था किस टाइम पे, अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे। सो अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल रीज़न है, इसका मतलब क्या हो गया, जो पॉलिटिकल रीज़न अब यहाँ पे ब्रिटेन का रूल चल रहा है, तो यहाँ पे रूल करने वाले लोग भी कहाँ के होंगे, ब्रिटेन के होंगे। तो इन लोगों को लंदन से अपॉइंट किया जाता था। वहाँ पे जो कि क्वीन होंगी या फिर जो रूलर होगा वो अपॉइंट करता था कि इनको, कुछ लोगों को, कि आपको यहाँ पे जाके रूल करना है। तो वैसे ही कुछ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो लेजिस्लेटर अपॉइंट होते थे, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होते थे, और गवर्नर, ये सब अपॉइंट होते थे कहाँ पे, कॉलोनीज़ में। चाहे वो अमेरिकन कॉलोनीज़ हो या किसी और कॉलोनी, कोई भी और कॉलोनी हो किसी भी कंट्री की, तो वहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे रूल करने के लिए। और यहाँ पे इन कॉलोनीज़ का कोई भी रिप्रेजेंटेशन लंदन के कोर्ट में नहीं दिया जाता था। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे इंडिया की इकोनॉमी का हर चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन होता है हर साल। मतलब जितने भी यू कैन से ना रिपोर्ट्स निकलती हैं पूरे इंडिया में, हर एक चीज़ की रिपोर्ट, चाहे वो पॉपुलेशन रिपोर्ट हो, साइज़, इंडिया की जोग्राफिकल साइज़ की रिपोर्ट हो, इकोनॉमी की हो, मिलिट्री की हो, सारी रिपोर्ट जो निकलती हैं वो कोई भी रिपोर्ट, उनमें से कोई भी रिपोर्ट लंदन के कोर्ट में नहीं जाती थी। कहाँ की, अमेरिकन रेवोल्यूशन की। तो अब यहाँ पे आप देखो कि एक कंट्री चलाने के लिए जो वहाँ पे रूल कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि कंट्री के पीपल्स के डिमांड्स क्या क्या हैं। बट अगर यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि यहाँ का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया जाएगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कंट्री में नीड्स और डिमांड्स क्या क्या हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमेरिका में जो रूल कर रहा है वो कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजता है कहाँ पे, मेन कोर्ट में, लंदन के कोर्ट में। सो यहाँ से लोगों के माइंड में क्या डेवलप हुआ कि एक क्रांति, यानी कि एक रेवोल्यूशनरी टाइप का एक आइडिया डेवलप हुआ यहाँ पे, कि यहाँ हमारे ऊपर ये रूल कर रहे हैं और इन्हें हमारी नीड्स और डिमांड्स की कोई भी जानकारी नहीं है। मतलब दे डोंट नो दैट व्हाट वी वांटेड एंड स्टिल दे आर रूलिंग अपॉन अस। तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लंदन के कोर्ट में, और हम इनके अंडर में क्यों रूल करें, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इन सबके माइंड में। अब यहाँ पे आता है सेकंड रीज़न, दैट इज सोशल रीज़न। तो सोशल रीजन्स में ऑफकोर्स यही हमारे फिलोसोफर्स और थिंकर्स आते हैं, जितने भी हैं। तो कुछ फिलोसोफर्स और थिंकर्स सोशल में जो आते हैं अमेरिकन के, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस पेन। तो ये दोनों कुछ अमेरिकन फिलोसोफर्स थे जो लोगों को ऑफकोर्स इनकरेज करेंगे कि उनको एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाहिए अगेंस्ट देयर राइट्स। तो यहाँ पे कुछ सोशल रीजंस क्या थे, इन्हीं फिलोसोफर्स के थिंक्स और थॉट्स जो थे वो सोशल रीजंस में आ जाएंगे। अब हम बात करें इकोनॉमिकल रीजन। सो इकोनॉमिकल रीजन क्या था? इकोनॉमिकल रीजन में क्या होता है, इकोनॉमी मतलब क्या हो गया कि अमेरिका की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा था इनके रूल करने का। सो एज यू ऑल नो कि जो ब्रिटेन था वो किसी भी कंट्री में जाते थे तो उनका मेन पर्पस था वहाँ से ट्रेड करने का, यानी कि व्यापार करने का, ट्रेड। सो सेम जैसे इंडिया में था, सेम कंडीशन अमेरिका की थी कि वहाँ पे भी ये ट्रेड के ही पर्पस से गए थे। अब किन किन चीज़ों का ट्रेड, शुगर, टबैको, इंडिगो, कॉटन, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना अमेरिका की मेन क्रॉप्स, इन सब का ट्रेड होता था कहाँ, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में। सबसे फिर ब्रिटेन और अमेरिका तक ही नहीं था, पहले क्या होता था कि अमेरिका के लोग पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते थे, कि मतलब जैसे कि ये अमेरिका है, तो ये अमेरिका है, ये ब्रिटेन है, बाकी सारी कंट्रीज़ भी हैं। तो अमेरिका का ट्रेड हर जगह से चलता था और ब्रिटेन से भी चलता था। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो हो रही है हर जगह से इसका कनेक्शन चल रहा है, तो ब्रिटेन को उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। कैसे? क्योंकि अगर ये सारी चीज़, फॉर एग्जांपल इसने सबको खुद बेचा, और एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि ये अमेरिका ब्रिटेन को दिया, ब्रिटेन वाले कुछ उस पर टैक्स लगाएंगे और उससे ज़्यादा अमाउंट में सेल करेंगे बाकी कंट्रीज़ में। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिटेन का लॉस हो रहा है एक तरह से। तो इतनी कुछ नेविगेशन एक्ट्स बनाए गए थे जिसके थ्रू इनकी ट्रेडिंग पे रोक लगा दी गई थी। मतलब ट्रेडिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, ब्रिटेन के लोगों के अकॉर्डिंग होगी, कि यहाँ पे अब इनको कैसे ट्रेड करना है, कौन बताने वाला है,
ब्रिटेन के लोग बताने वाले हैं कि इनको अब कैसे ट्रेड करना है। सो अब हम थोड़ी इकोनॉमिकल और नेविगेशन एक्ट्स को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है इस रेवोल्यूशन के। कुछ नेविगेशन एक्ट्स हैं जो पास किए गए थे ब्रिटेन के थ्रू अमेरिका के लोगों पे उनकी ट्रेडिंग पे रोक लगाने के लिए। सो 1651 में एक लॉ पास किया गया था कि ओनली ब्रिटेन शिप्स को यूज़, मतलब अगर अमेरिका के लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं किसी भी कंट्री से, अगर ट्रेडिंग चल रही है उनकी, तो शिप्स किसकी यूज़ करेंगे? सिर्फ ब्रिटेन की शिप्स का ही यूज़ कर सकता है अमेरिका किसी भी कंट्री से ट्रेड करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रिटेन की शिप्स हैं उस पर वो लोग ज़्यादा रेट बढ़ा देंगे कि आप हमारी शिप्स यूज़ कर सकते हो, तब उनका भी प्राइस वो हाई कर देंगे। तो इससे क्या किसका फ़ायदा होगा? इकोनॉमिकल फ़ायदा हो रहा है किसको? ब्रिटेन को। सो ये लॉ पास हुआ था 1651 में। फिर नेक्स्ट लॉ 1660 में पास हुआ था कि मेन क्रॉप सिर्फ इंग्लैंड को ही ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अमेरिका की जो मेन क्रॉप थी जैसे कि शुगर, टबैको, इंडिगो, कॉटन, ये सारी मेन क्रॉप्स थी अमेरिका की, तो इनका ट्रेड ये सिर्फ और सिर्फ अब इंग्लैंड से ही कर सकता है। तो वही पॉलिसी अप्लाई होगी, अमेरिका से लेंगे उसी रेट में और उसमें थोड़ा बहुत टैक्स ऐड करके बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे, तो इससे किसका प्रॉफिट होगा? इंग्लैंड का प्रॉफिट होगा। फिर 1663 में एक और लॉ पास किया गया कि जितना भी ट्रेड है, मतलब आप मेन क्रॉप्स का ही नहीं, जितने भी और ट्रेडिंग आप कर रहे हो वो सारी किसके साथ होंगी? इंग्लैंड से ही होंगी। तब ये सबका प्रॉफिट खुद लेना चाहता है। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमेरिका को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ अलग अलग रेट में वो बेचते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही रेट में इन्हें इंग्लैंड को देना पड़ रहा है, और आई थिंक और चीप रेट में इनको देना पड़ेगा। सो लॉस किसका हो रहा था? अमेरिका का। तो यहाँ पे शुरू होती है स्मगलिंग, यानी कि इंग्लैंड से छुप छुप के यहाँ पे क्या होती है? ट्रेडिंग शुरू हो जाती है अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ में। फिर 1763 में इस लॉ को और स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मे बी सम पनिशमेंट ऐड कर दी गई होगी, तो ये लॉ और स्ट्रिक्ट हो जाता है आफ्टर 100 ईयर्स। सो मच डिफरेंस इज देयर, राइट? सो अब यहाँ पे ये सब क्या हो गई? कुछ रीजंस हो गए जो कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन हुआ था ना, मतलब ये जो रेवोल्यूशन होने वाला है अमेरिका का, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो उसके पीछे जितने भी रीजन थे ये सब यहाँ पे हो गए। ये सारे क्या थे? नेविगेशन एक्ट्स थे जो पास किए गए ब्रिटेन के थ्रू, बट ये अमेरिकन के लोगों को, ऑफकोर्स ये उसके अगेंस्ट में थे ना, इसमें इनका कितना सारा लॉस हो रहा है, इसलिए इसके अगेंस्ट में थे। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से एक क्रांति लेती है जन्म, जिसका नाम है अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो हम डिस्कस करेंगे द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।